हेलो सभी दर्शकों को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं मास्टर राकेश आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एवं जो मनोविज्ञान के नोट्स हैं उनको पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह किसने कहा था? ये कहा था प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि, और 16वीं शताब्दी तक यह सबसे प्रचलित परिभाषा रही थी। आगे जो नेक्स्ट बिंदु है उसमें मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। यह 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक थे जिनका नाम था पेम्पोलोजी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। आगे नेक्स्ट मनोविज्ञान चेतना का मनोविज्ञान है। ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान किसने कहा है? ये 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में समर्थक जो थे वो थे वाइस, विलियम जोन्स, विलियम वुंट तथा जेम्स सली। ये सभी मनोविज्ञान चेतना का मनोविज्ञान है, इस विचार के समर्थक थे। उसके बाद नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है। तो वर्तमान जो 20वीं शताब्दी है जिससे प्रारंभ किया गया है और इसके समर्थक हैं वॉटसन। कौन है? वॉटसन इसके समर्थक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1900 ईस्वी में। उसके बाद अगला पॉइंट है क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट तथ्य हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट तथ्य हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य छात्रों, अध्यापकों, शिक्षा शास्त्रियों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों, अभिभावकों आदि की दृष्टि से उन सभी को वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को, अध्यापकों को तथा शिक्षा शास्त्रियों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों, अभिभावकों आदि की दृष्टि में उन सभी को वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट बिंदु है अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण पद्धति में व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करता है तथा अपनी स्वयं की मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करता है। नेक्स्ट बिंदु है बहिर्दर्शन पद्धति या वस्तुनिष्ठ पद्धति में हम दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो बहिर्दर्शन पद्धति या वस्तुनिष्ठ पद्धति होती है उसमें हम दूसरों की मानसिक जो प्रक्रियाएं होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगला नेक्स्ट बिंदु है शताब्दियों पूर्व अरस्तु के समय में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। पहले जो मनोविज्ञान है वह दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक जो है मनोवैज्ञानिक वो हैं वॉटसन। कौन है? वॉटसन। आगे नेक्स्ट वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कौन है? वाटसन। उनका कहना है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में मन या चेतना शब्द को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। पहले मनोविज्ञान को मन या चेतना का विज्ञान माना जाता था, लेकिन जेबी वाटसन कहते हैं कि मन और चेतना से व्यक्ति का व्यवहार पता नहीं चल सकता। हम मनोविज्ञान व्यवहार के आधार पर पता लगाते हैं। आगे नेक्स्ट बिंदु है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है नेक्स्ट बिंदु है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आंदोलन का सूत्रपात प्रकृतिवादी रूसों ने किया था। नेक्स्ट बिंदु है अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जड़ टर्मन तथा स्टैनले हॉल के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप सन 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट और एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हो सका। नेक्स्ट है संरचनावादी संप्रदाय का प्रतिपादन जर्मन प्रोफेसर विलियम वुंट ने 1832 को इनको दिया जाता है। मतलब संरचनावादी संप्रदाय का प्रतिपादन जर्मन प्रोफेसर विलियम वुंट को दिया जाता है। नेक्स्ट है
का कार्यात्मवादी संप्रदाय का जनक संयुक्त राज्य अमेरिका के विलियम जेम्स को माना जाता है और व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन रॉड्स एवं वॉटसन हैं, इनको माना जाता है। और आगे है, नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ? अंतर्दृष्टि और सूझ का जो सिद्धांत है, इसमें मैक्स वर्दहैमर, कुर्ट कोफका एवं कोहलर और आदि इस संप्रदाय के सुप्रसिद्ध सदस्य थे। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को वियना चिकित्सक सिगमंड फ्राइड ने जन्म दिया है। नेक्स्ट है, प्रेरकीय संप्रदाय का जन्मदाता विलियम मैकडूगल को माना जाता है। अगला है, E.L. हल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मॉर्गन एवं मूरे ने 1935 में व्यक्तित्व मापन के लिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण किया था। अगला नेक्स्ट है, लियोपोल्ड बेलोक ने 1948 ईस्वी में व्यक्तित्व मापन के लिए बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण CAT का निर्माण किया था। हरमन रोसा ने 1921 में शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था। उसके बाद किलपेट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली को जन्म देते हुए करके सीखने पर बल दिया। करके सीखने पर प्रोजेक्ट बनाने पर बल दिया था किलपेट्रिक ने। किसने दिया था? किलपेट्रिक ने। अगला नेक्स्ट है, विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था। आगे नेक्स्ट, स्टैनले हॉल ने 1891 में अमेरिका में बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडोगोजिकल सेमिनारी आरंभ की थी। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, स्किनर ने 1938 ईस्वी में अपने ग्रंथ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्वान पेट्रोविच पावलोव ने अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे जीन प्याजे का नाम आपने बहुत सुना होगा। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना या अधिगम है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। एक भूखी बिल्ली है, वह पिंजरे में बंद है और उसे बाहर से मांस का टुकड़ा दिया जाता है। मांस का टुकड़ा यहाँ पे उद्दीपक है और मांस को देखकर बिल्ली का झपटना उसकी अनुक्रिया कहलाएगी। वो उसके प्रति, जो मांस का टुकड़ा उद्दीपक है, उसके प्रति वो क्या करेगी? अनुक्रिया करेगी। उसके बाद नेक्स्ट, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसके अंदर पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। इस पर किया था? कुत्ते पर। उसमें क्या होता था? सबसे पहले घंटी बजाई गई और घंटी यह अस्वाभाविक उत्तेजक है, CS कंडीशन स्टिमुलस। उसके बाद भोजन लाया गया। पहले घंटी बजाई गई और फिर कुत्ते के सामने भोजन लाया गया, तो भोजन है वह स्वाभाविक उत्तेजक है, जबकि जो घंटी है वह अस्वाभाविक उत्तेजक है। तो स्वाभाविक उत्तेजक को तो कहेंगे UCS और अस्वाभाविक उत्तेजक को कहेंगे CS। और यहाँ पर उस कुत्ते के लार टपकेगी, वह स्वाभाविक अनुक्रिया UCR कहलाएगी, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। आगे नेक्स्ट है बच्चों, अनुबंधन हो जाने पर, जब अनुबंधन हो जाएगा, कुत्ते के लार टपकेगी, उसके बाद कुत्ता पहली बार घंटी बजाई जाएगी, उसमें भोजन लाया जाएगा उसके सामने। तो जो घंटी है वह अस्वाभाविक उत्तेजक है और जो भोजन है वह स्वाभाविक उत्तेजक है। अस्वाभाविक उत्तेजक को CS कंडीशन स्टिमुलस और स्वाभाविक उत्तेजक को UCS अनकंडीशन स्टिमुलस कहेंगे। और यहाँ पर लार का टपकना एक अस्वाभाविक अनुक्रिया कंडीशन रेस्पॉन्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंडीशन रेस्पॉन्स। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अमेरिका में, ये कहाँ के थे? अमेरिका के। स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और स्किनर बॉक्स में रखा गया था चूहे को। बॉक्स में
इधर उधर चूहा घूम रहा था और अचानक दरवाज़ा खुलता है और भोजन मिलता है, तो भोजन मिलना उसका पुनर्बलन कहलाएगा। इसमें पुनर्बलन के सिद्धांत को दिखाया गया है। आगे है गेस्टॉल्ट या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 1920 में जर्मन स्कूल की देन है, जिसमें मैक्स वर्थहेइमर, कोहलर तथा कोफ का सहायक हैं। इन्होंने चिंपांजी को कमरे में बंद कर दिया और बंद करने पर छत पर इन्होंने केले लटका दिए। केले लटकाने के बाद उस चिंपांजी को सूझबूझ के द्वारा कमरे में पड़े बक्सों पर चढ़कर उसने केले प्राप्त किए, तो उसने अपना दिमाग लगाया। अब उन्होंने पूरे कमरे में अपनी दृष्टि डाली, इसलिए इसे अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह अल्बर्ट बांडुरा का है, जो कनाडा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतरक्रिया का प्रतिफल है, यह किसने कहा था? C.E. स्किनर ने कहा था कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतर प्रक्रिया का प्रतिफल है। आगे नेक्स्ट है शेषवावस्था, इन्फेंसी कहेंगे शेषवावस्था को। ये जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। शेषवा अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है और शेषवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ये खिलौनों की आयु मानी जाती है और भावी जीवन की आधारशिला शेषवा अवस्था में ही रखी जाती है और इसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। उसके बाद बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, यह 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। इसे जीवन का निर्माणकारी काल भी कहते हैं, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं और इसे वैचारिक क्रिया अवस्था भी कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय की आयु भी इसे कहा जाता है और समूह की आयु भी इसे कहते हैं, टोली एज। और शैक्षणिक दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसे गेम एज के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत बालक में मूर्त चिंतन आ जाता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का इसे काल भी कहा जाता है। इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। ये सब इसके निकनेम हैं। उसके बाद किशोरावस्था, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के जो बालक होते हैं वह किशोरावस्था में आते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव एवं तूफान एवं संघर्ष का काल है, ये कहा था स्टैनली हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। आगे किशोरावस्था एक बड़ी उलझन की अवस्था है। किशोरावस्था द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। किशोरावस्था अटपटी तथा समस्याओं की आयु का काल है। किशोरावस्था को गोल्डन एज, स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं और इसे स्प्रिंग सेशन, बसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। और किशोरावस्था को संवेगात्मक परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः 4 संवेग माने हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। जो बाल मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शिशु के अंतर्गत प्रमुखतः 4 संवेग माने हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। नेक्स्ट, बालक का विकास और वृद्धि निर्भर करती हैं, तो वह करती हैं शिक्षा पर निर्भर। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती हैं? बाल्यावस्था में सुप्त हो जाती है। बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? गामक। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक कारक और सामाजिक कारक। जैविक कारक और सामाजिक कारक, 2 कारकों पर मानव विकास निर्भर करता है। बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है। यह किस विकास का द्योतक है? यह गामक विकास का द्योतक है। अगला है, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो वाटसन ने नवजात शिशु में प्रमुखतः भय, क्रोध और स्नेह, ये 3 संवेग बताए हैं। उसके बाद 3 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो उसका बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है। अगला है, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? तो वह है बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। 7 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो वह होता है किशोरावस्था में। अगला नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास हैं यह एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है, तो बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? सामान्य बुद्धि वाले जो बालक हैं वह 11 माह की आयु में ही बोलना सीख जाते हैं। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना है। संपूर्ण पक्ष में परिवर्तनों को प्रकट करता है विकास। कौन प्रकट करता है? विकास। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना
प्रारंभ करता है तो वह यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है किशोर व किशोरियाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो वह आयु है किशोरावस्था के मध्य के चरण में। अगला घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, यह कथन वैलेंटाइन ने कहा था। अगला है बालक स्वयं को ढालने की कोशिश करता है, समाज के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है, अनुभव व क्रिया पर आधारित। नेक्स्ट किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं तो ये कहा था वाटसन ने। किसके अनुसार शैशवावस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है तो ये कहा था फ्राइड ने। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न में से क्या होना चाहिए तो शिक्षा का स्वरूप रोगों से बचाव की शिक्षा के रूप में होना चाहिए। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन वैलेंटाइन ने कहा था। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। कौन सा है? वातावरण। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन स्किनर का है। किसका है? स्किनर का। फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है जिसमें व्यक्ति की दमित इच्छाएं विद्यमान रहती हैं। अगला है प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड ने किया था। रोसा सही दबा परीक्षण का निर्माण हरमन रोसा ने 1921 ईस्वी में किया था और इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड काले व सफ़ेद स्याही के धब्बे तथा बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध या प्रसंगात्मक बोध परीक्षण TAT का निर्माण मॉर्गन व मुरे ने 1935 में किया। इसमें 30 चित्र होते हैं, प्रत्येक पर एक चित्र बना होता है। बालकों को प्रत्येक चित्र पर कहानी लिखने को कहा जाता है। 10 कार्ड्स पर स्त्रियों से संबंधित चित्र होते हैं और 10 कार्ड पर पुरुषों से संबंधित चित्र होते हैं। बाकी 10 कार्डों पर दोनों के पुरुषों व महिलाओं से संबंधित चित्र होते हैं। इसे अगला है बाल संप्रत्यक्ष या बालकों का बोध परीक्षण CAT का निर्माण लियोपोल्ड बेलोग ने 1948 में किया और इसमें 10 कार्ड होते हैं, प्रत्येक कार्ड पर जानवरों के चित्र होते हैं। बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT का विकास टेलर ने 1930 में किया तथा इस दिशा में सबसे पहले सराहनीय कार्य रोड्स ने किया था। अहम का विकास बालक के बाल्यावस्था में हो जाता है, यह कथन कहा था सिगमंड फ्राइड ने। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है तो उसने दिया है काम प्रवृत्ति पर। अगला है नेक्स्ट वांछित व्यक्तित्व होता है तो वांछित व्यक्तित्व होता है संवेगी स्थिर। अगला नेक्स्ट है व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया तो यह किया आल्फोर्ड तथा केटल ने। अगला है किस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है तो वह है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है किन ग्रंथि के स्राव से यौन क्रिया में रुचि जागृत होती हैं तो वह है गोनेड्स। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, यह ईड ईगो और सुपर ईगो के द्वारा हुआ है। बालक का अपने आप में व्यस्त रहने की क्रिया को डॉक्टर फ्राइड ने माना है, यह नॉर्सिज्म की क्रिया है। जुंग महोदय ने मानव व्यक्तित्व को बांटा है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 भागों में बांटा है। हंसमुख और समाज प्रिय व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं तो वो आते हैं विसेरोटोनिया में आते हैं। समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। ये कुजुस्वामी ने कहा था, कप्पुस्वामी ने। स्किनर समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है यह है केस स्टडी विधि। दिवास्वप्न जिसकी एक सामान्य समस्या है वह है अपराधी बालक की। परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है, यह किस बात का उदाहरण है, यह प्रक्षेपण का उदाहरण है। किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, ये कथन है स्किनर का। अगला है मेलाडजस्टमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है को-समायोजन और को-समायोजन में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं, एक है मानसिक प्रत्युत्तर और दूसरा है व्यवहारिक प्रत्यावर्तन। तो अब इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।